चलिए, तो कल कैसा रहा? कल का दिन कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम साथ चल पाए? कल दिन भर में जो भी चर्चा की हम साथ चल पाए? तो ऐसा करते हैं, 5 मिनट रुकते हैं और 5 मिनट में एक बार समराइज़ कर लें कल आपको क्या मिला, है ना? कल दिन भर की चर्चा में आपके हाथ में क्या आया और फ्लो कितना आपके ध्यान में आ गया, कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, और कल दिन भर में क्या कहने की कोशिश की। अभी 2 मिनट रुकते हैं, एक बार लिख लें। लिखने से क्या, एक बार अपने ध्यान में आ जाता है कि दिन भर में क्या किए और क्या मेरे हाथ में आया। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, कुछ मैंने ऐसा बोला जो आपको स्वीकार नहीं हो रहा है या कन्फ्लिक्ट है, तो उसको भी नोट कर लें, उस पर भी बात करेंगे। वो रायपुर से 3 बच्चे थे, कहाँ है? अच्छा, एक चेयर मेरे को उठा के यहाँ दे दो। ऊपर ऊपर, बस ऐसे ऐसे ऐसे, बस।
चले, बोलिए। कुछ शेयरिंग हो सकती? हाँ, कल दिन भर में उपलब्धि के रूप में क्या रहा, आप अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं, और फाइनली कल क्या कहने की कोशिश गई, एक दो लाइन में समराइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मराठी बिल्कुल चलेगा। नमस्कार, सर्वांना नमस्कार। कितने लोग हैं जो मराठी नहीं समझते? नहीं समझते? 4-5। नहीं, आप मराठी में करिए। नमस्कार। काल भैयांनी जे आपल्यासमोर प्रस्तुती दिली ती म्हणजे एक कंटेंट आपल्यासमोर ठेवलेला आहे, आणि हा जो प्रस्ताव आहे हा प्रस्ताव भैयांनी सांगितलं मानायचा नाही आहे, ते म्हणते म्हणून स्वीकारायचा नाही आहे, तर आपल्याला जाणायचा आहे। तर तो प्रस्ताव काय आहे, तो तपासायचा आहे, जाचना म्हणजे तपासायचा आहे, आणि तर्कपूर्वक आम्हाला समजून घ्यायचा आहे, तर्कात बसते की नाही हा प्रस्ताव। आणि मी समजू शकतो, तर्क आहे म्हणजे आम्ही समजू शकतो, युनिव्हर्सिटी आहे आणि ते जगण्यात येऊ शकते आणि सर्वच समजू शकते आणि सर्व व्हेरीफाय होऊ शकते, अशा तऱ्हेचा प्रस्ताव आपल्यासमोर काल मांडलेला आहे। त्याच्यात एक सांगितलं का आमच्या सबंध मानवाजवळ पुंजी काय आहे, आमच्याजवळ इस्टेट काय आहे, तर अस्तित्वपूर्ण नियम आहे। आमच्याजवळ प्रत्येक व्यक्तीजवळ, प्रत्येक माणसाजवळ कल्पनाशीलता आहे, कर्म स्वातंत्र्य इनबिल्ट आहे, ते कोणी दिलेलं नाही, अस्तित्वानेच आमच्यासमोर प्रगट केलेलं आहे आमच्यामध्ये, मानवजातीमध्ये। आणि काय करायचं आहे, स्वतःमध्ये समजायचं आहे। परिवार आम्हाला आहेच, समाज आहे, शिक्षा आहे, व्यवस्था आहे, परंतु आज जसं आहे तसं समजून जगत नाही आहे, म्हणून जसं आहे तसं कसं आहे अस्तित्वात, तेच आपण या प्रस्तावाद्वारे समजून घेत आहोत। आणि याच्यात पुन्हा काही गोष्टी मांडलेल्या आहे की जे प्रश्न पडलेले होते की माझी पहचान काय आहे, अजून आम्ही आहो पण आम्हाला माहीत नाही, मी आहो पण काय आहो माहीत नाही, ते आपल्याला या प्रस्तावातून आज 7 दिवसात समजावून घ्यायचं आहे। तसंच आम्ही आमच्या संबंधामध्ये, कुटुंबामध्ये संबंध आमचे बिघडलेले आहे, काय संबंध आहे, तृप्तीपूर्वक आम्हाला जगता येत नाही, आम्ही प्रयास करतच आहोत परंतु होत नाही आहे, होणं कशानं होते ते या प्रस्तावातून आपण समजणार आहोत। आणि आम्हाला भयमुक्त समाज, व्यवस्था आणि प्रकृतीत संतुलन, प्रदूषण कोणालाच नको आहे, मानवात नको आहे, आणि प्रकृतीसोबतही प्रदूषण कोणाला नको आहे, तृप्तीपूर्वक आम्हाला कसं जगता येते या प्रस्तावाद्वारे समजायचं आहे। आज अस्तित्वात आम्ही जे जगत आहोत ते 2 विचारधारा आहे, एक अध्यात्माची विचारधारा ज्याला आपण आदर्शवादी ईश्वरधारा म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये आहे ईश्वर आम्हाला माहीतच नाही, ईश्वर मानत आहो आम्ही, इथे मानना नाही जानना आहे, जसं आहे तसं समजून घ्यायचं आहे। दुसरं आम्ही भक्ती करतो, भक्ती कशाला म्हणते हे माहीत नाही, पण आम्ही भक्ती करत आहोत, हळद कुंकू अक्षत टाकत, आणि हे सगळं सोडून द्यायचं, ही माया आहे आम्ही ज्याच्यासोबत जगत आहोत, तर माया नको आहे असं या ईश्वर भक्तीमध्ये किंवा आदर्शवादामध्ये आम्ही समजलो आहे। आणि दुसरं काय झालेलं आहे की विज्ञानवाद म्हणतो, भौतिकवाद, की आम्ही सगळं शरीर आहे तर हे भोगासाठीच आहे, जेवढं अस्तित्व आहे ते भोगासाठीच आहे, म्हणून आम्हाला शरीर आहे, शरीरासाठी भोगणे आहे, त्याच्यासाठी सुविधा जमा करणे आहे, संग्रह करणे आहे, आमच्या आपतेष्टासाठी, मुलासाठी, कुटुंबासाठी, आणि जास्तीत जास्त जमा करून आम्हाला जगणे आहे। परंतु याच्यातून काय निर्माण झालं की माणसामध्ये प्रदूषण, असंतुलन, त्यालाच आपण ग्लोबल फॅमिली वॉर्मिंग म्हणतो, कुटुंबामध्ये असंतुलन या समस्या, आणि प्रकृतीसोबत असंतुलन झालेलं आहे, जे मानव सोडून इतर प्रकृतीसोबतही आम्ही जगत आहोत, त्याच्यात असंतुलन झालं आहे, त्याला ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो आहे। आणि त्याच्यासोबत मग भैयांनी सांगितलं की आज आम्ही जगत आहोत, तर जगत आहे तर जनावर कसं जगत आहे, 4
विषय आहे. आहार, निद्रा, भय, मैथून हे 4 विषय आहे आणि 5 इंद्रिय आहे. हे आमचं हेड आहे, डोकं. त्याच्यात डोळे आहे, डोळ्यांनी पाहतो, कानाने ऐकतो, जिभेने चव घेतो, नाकाने गंध घेतो आणि त्वचेद्वारे आम्हाला स्पर्श कळतो. तर हे जे आहे जनावरात जे आहे तेच आमच्यामध्ये आहे. परंतु आम्ही इंद्रियामध्ये सुख मानत आहोत. ते फक्त जिवंत राहणे होत आहे आणि रूप, पद, धन, बल याद्वारे आम्ही जगत आहोत. तर ते अर्धवट आहे, पूर्ण नाही आहे. इंद्रियात सुख घेतलं तर हे फक्त भोगवाद होईल. आम्हाला जे जीवन आहे त्याचं सुख काही मिळत नाही आहे. म्हणून आम्हाला काय पदरी पडते आहे असं परिवर्तनशीलमध्ये जे बदलत राहते त्याच्यामध्ये आम्ही जगत आहोत, त्याच्यात पूर्णता पाहत आहोत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला भूतकाळाची पीडा, वर्तमानाशी विरोध, आता जे आहे त्याच्यात विरोध आणि भविष्याची चिंता हे आमच्या पदरी पडत आहे. म्हणून भैयाने सांगितलं की जिना काय आहे, भाव आणि विचार हमेशा सुखदायी असावे असं भैयाने सांगितलं आहे. तर मग भाव काय आहे? भाव की स्वीकृती भाव आहे. भाव की स्वीकृती भाव आहे आणि भावाचं विश्लेषण हे विचार आहे. मग त्याच्यात आम्हाला भाव जर माहीत नसलं तर अभावात आम्ही जगतो. भाव असलं तर भावाची स्वीकृती असली, भावात जगता आलं तर आम्हाला सुख प्राप्त होते, त्याची स्वीकृती असली तर, असं भैयाने सांगितलं. आणि त्याच्यामध्ये शेवटी भाव की स्वीकृती आम्ही शरीरात शोधत असल्यामुळे हे परिवर्तन आहे, त्याच्यामुळे ती बदलत राहते. आम्हाला तर स्थायी पाहिजे, निरंतर पाहिजे आहे. तर ते कसं आज आपल्याला सांगणार आहे. आता दुसरी गोष्ट, भाव का विश्लेषण. आता सर्वांजवळ इच्छा आहे, अपेक्षा आहे. चाहना, मय, क्रिया हे निरंतर आहे अस्तित्वामध्ये. नियम निरंतर आहे, अस्तित्व पूर्ण आहे. आणि हे पूर्ण कशाने मिळते ते या प्रस्तावाद्वारे आपल्याला आज भैया आपल्याला सांगणार आहे. एवढीच प्रस्तुती मी देतो. धन्यवाद. आप तो मराठी समझते हो? हाँ, फ्लुएंटली बोलते. हाँ हाँ श्योर. सभी को गुड मॉर्निंग. मैं शायद थोड़ा सा ब्लंटली बोलूँगी और जो मेरी फैमिली में जो अकबर कर रहा है और सब फैमिली मेंबर्स भी कर रहे हैं जीवन विद्या, तो मेरा उनसे हर बार एक ही सवाल होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड जेवी, एंड जीवन विद्या. तो वो जवाब नहीं दे पाते. नहीं, आप जाके अटेंड करो तो आपको समझेगा, आप जाके अटेंड करो तो समझेगा. और जब भी हमारे घर में भी इसकी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो और भी नए नए मेंबर्स आते हैं, सबको मैं यही सवाल करती हूँ. आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ. मैंने एक सेशन आपका नागपुर में किया था, बट जल्दी में उठ के चली गई. वो 3 आवर्स जी, 3 घंटे का कि 7 दिन का? नहीं, मैं उस दिन 1 ही घंटा बैठ पाई क्योंकि मैं मेरी जॉब में से निकल के आई थी. वो तो ठीक. तो बाकी लोगों ने किया था, मेरे हस्बैंड ने भी किया था. तो मेरा ये एक प्रश्न रहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड जीवन विद्या. अब कल जो सारे सेशंस मैंने आपके सुने और स्टेप वाइज आप जाते गए, तो मुझे लगता कि सीधा ऐसा कहने के बदले आपने ऐसा हमारे गले से उतारा कि वी आर सेल्फ, वी आर भाव. एंड हमारा सारा जो जद्दोजहद है हमारी, इट इज़ फॉर रियलाइजिंग योर सेल्फ. तो जैसे सेल्फ रियलाइजिंग फेलोशिप्स है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमको इसी बात में मदद करते हैं कि यू रियलाइज़ दैट यू आर अ सेल्फ, यू आर एन आत्मा. इसलिए मैंने आपको पूछा कि सिनोनिम्स क्या है आपके ये भाव के. तो आत्मा है और स्पिरिट है और ये एक हायर पावर से जुड़ी हुई है. तो ये ऐसा मेरा ठोस मानना है. और आपने जो भी बताया मुझे ऐसा लगा आप वही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही समझा रहे हैं, पर बहुत अच्छे से और लॉजिक के साथ
जो कि हमारी एज छोड़ दी हमने, जो यंगस्टर्स हैं उनको उस तरीके से वो समझ में आ जाए। आज किसी बच्चे को बोले कि बैठ जाओ मेडिटेशन करो और रियलाइज योरसेल्फ, वो होता नहीं है। सो दिस इज़ अ बेटर मेथड। सो एम आई राइट इन दिस? मैं किसी जगह का गाजियाबाद दिल्ली के पास है, तो मैं बहुत साल पहले वहाँ एक किसी स्कूल में वर्कशॉप लेने गया। तभी जाके ऑफिस में बैठा ही था और जो स्कूल के ऑनर थे, चाय वाय आई, इतने में एक सज्जन आए। वो आते एकदम सीधा क्वेश्चन करते हैं, आप भौतिकवाद पे बोलेंगे कि आध्यात्मवाद पे बोलेंगे? मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए एकदम से तैयार नहीं था। कोई सीधा आके ऐसे ही पूछ देगा, तो तुरंत मेरे से मुंह से निकला, मैं व्यवहारवाद पे बोलूँगा। इसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। तो देखो, जब हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो जो स्पिरिट है उसके आधार की कोई बात करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम एग्जिस्टेंस का जो बेस है उसके बारे में, कोर जो है उसको पकड़ना चाहते हैं। धर्म और अध्यात्म में क्या फ़र्क है? अभी भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड अध्यात्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके उतने कन्फ्लिक्ट नहीं होते, लेकिन धर्म को लेके बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि धर्म जीवन शैली है। फिर उसमें वेशभूषा भी आती है, उसमें खान पान भी आती है, उसमें सब आता है। तो वो तो सबके बहुत अलग अलग हो ही सकते हैं, इसलिए वहाँ हम एक दूसरे को अलग अलग ही देखते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उतना अलग नहीं देखते हैं जितना धर्म में अलग देखते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि आप वही कह रहे हैं क्या? देखो, स्पिरिट कह रहे हैं, जब आत्मा कह रहे हैं, जब सोल कह रहे हैं, जब सेल्फ कह रहे हैं, आई कह रहे हैं, इसका एक मतलब तो ये कॉमन है ही कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़, मैं जो हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, ये कॉमन है। इसका प्रमाण क्या है? हमने सारी ज़िंदगी सब कुछ भोग के देखा है, फिर भी खालीपन है। तो जो मैं की डाइट थी, जो मैं का भोजन था, वो मेरे को नहीं मिला है। उसको मैंने बाकी सब खिला के देख लिया और ये पूरा नहीं पड़ रहा है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि ये नहीं करना है, पर क्या और करना है उसको तो हमको ठीक से ढूंढना होगा। तो इसमें दो फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये है कि जब ये बोल रहे हैं कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें संसार छूट जा रहा है। तो फिर मैं उस भाषा में कहूँगा तो मैं बोलूँगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये कहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो हम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम, है ना, हमारे जो मैं मानव के रूप में है, हम उसकी बात नहीं कर पा रहे हैं, परिवार की बात नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम व्यवस्था कैसे चलेगी? संसार को तो हमने माया कह दिया। तो फिर मैं कहूँगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब दूसरे एंड से हम देखेंगे तो आज यदि एक परिवार की बात करें तो संसार में कौन परिवार ऐसा होगा जो अपनों के साथ क्लेश चाहता है, झगड़ा चाहता है, झंझट चाहता है? कौन व्यक्ति होगा जो अपने भीतर कन्फ्लिक्ट चाहता है, फियर चाहता है, इनसिक्योरिटी चाहता है? तो कोई नहीं चाहेगा। तो पहले हम लोगों को लगता था कि ये स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों का काम है, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमको लगता था। ये एक मेजर शिफ्ट है यहाँ पे। अब से पहले हम लोगों को लगता था कि कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, कुछ लोग सोशल लाइफ जीते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल लाइफ जीते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। ये अलग अलग टाइप के ब्रांड होते हैं। अब तक ऐसे ही मान के चल रहे थे। अभी ये समझ में आया कि हर व्यक्ति किसी माँ बाप से पैदा होता है, किसी परिवार में रहता है। यदि उसके परिवार में अभाव की मानसिकता है, क्लेश है, इनसिक्योरिटी है, तो क्या उसको जीना ठीक लगेगा? क्या वो जी पाएगा? मेरा घर संगमरमर का है और मैं मर मर के जी रहा हूँ, क्या ये चलेगा? ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि मेरे को जो जीने की ज़रूरत है, तो अब यदि ज़िंदगी को समझना कुछ ही लोगों की ज़रूरत है कि संसार में सभी लोगों की ज़रूरत है, तो ये बड़ा शिफ्ट आ गया। अब तक हम बोल रहे थे कि नहीं यार, बाकी लोग तो अपना नौकरी वोकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे,
और अपना घर चलाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो संसार को छोड़े हुए होंगे या अलग टाइप के होंगे, वो आके इनको ज्ञान दे देंगे, ये उनको पैसा दे देंगे। अभी तक समाज ने, साधु संत समाज को, गृहस्थ ने साधु समाज को पाला है, और साधु समाज ने इस जिम्मेदारी को स्वीकारा कि भाई हम तुमको दिशा देंगे, जिंदगी देंगे। लेकिन ये प्रमाणित तो नहीं हुआ। सही अर्थों में कहें तो जहां हम पहुंचना चाहते थे वहां तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और किसी भी माँ बाप के लिए क्या सम्मानजनक है, वो अपने बच्चों को केवल रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराएगा कि जिंदगी जीने की दिशा भी देगा, जिंदगी भी देगा? सम्मानजनक तो यही है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को फिजिकली भी उनका पोषण करे और मेंटली इमोशनली भी उसका पोषण करे। इससे कम में एक माँ बाप को अपने माँ बाप होने की गरिमा नहीं मिलेगी। ये अब तक नहीं हो पा रहा था। इस अनुसंधान के माध्यम से ये एक नया रास्ता निकला जब हम ये बात को पकड़ पाए कि यार ज्ञान को समझने का और कोई मतलब नहीं है, ज्ञान का मतलब आचरण ही है। तो ज्ञान को अपने परिवार में जीने का मतलब है कि हमारा परिवार खुशहाल हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, ये व्यवस्था भी ठीक चले। तो ये आदर्शवाद भी नहीं है, ये अध्यात्मवाद भी नहीं है, है ना। शायद ये उसके बीच में कोई एक और नया रास्ता निकला। कोर में जब हम जाएंगे तो मैंने बोर्ड पे लिखा कि हम 3 चीज़ों को हमने ये तो पहचाना कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है, ये तो पहचाना, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो चीज़ क्या है, इसको अभी तक विश्व में किसी भी धर्म और किसी भी कॉन्सेप्ट में, स्पिरिचुअली के किसी भी कॉन्सेप्ट में जाएंगे और आप आर पार क्वेश्चन करना शुरू करें लॉजिकली, तो इसके आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये शरीर को चलाने वाली चीज़ फाइनली है क्या, ये आई कहाँ से, इसका मटेरियल क्या है, क्या मटेरियल से बनी है ये क्यों आई है, इसके उत्तर आपको बहुत ठोस नहीं मिलेंगे। तो पहले इसको पूरा समझ लेते हैं, फिर आप पूरे संसार में जो कुछ भी लिखा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार में जो कुछ लिखा है सब कुछ गलत है, बेकार है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जरूर कह रहा हूँ कि हम प्राइमरी क्लास से मिडिल क्लास में जाते हैं, मिडिल से कॉलेज में जाते हैं, तो हमको क्लैरिटी और बढ़ती है। और कई बार कुछ चीज़ें जो नहीं सामने आई थी, फिर वो नई चीज़ें सामने आती। तो क्या नई चीज़ें सामने आ रही हैं? ये जो मैं नाम की चीज़ है, जो शरीर को चलाने वाली रियलिटी है, इसकी एंड टू एंड क्लैरिटी, जितना क्लियरली मैं आपको देख सकता हूँ, आप मेरे को देख सकते हो, इतना ही क्लियरली इसको लॉजिकली और एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और हम अपने गृहस्थ जीवन में जीते हुए बढ़िया अपना धंधा व्यापार जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको करते हुए हम किसी भी ऊंचाई को पा सकते हैं। जैसे कई धर्म हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि स्त्रियों को स्त्री शरीर से ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए आपको पुरुष में आना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ धर्मों में कहा जाता है। यहाँ जब उस मैं को क्लियरली पहचान लिया गया तो समझ में आया ये स्त्री पुरुष का मतलब ही कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष मात्र नए शरीर बनाने की फैक्ट्री है। स्त्री पुरुष शरीर का मात्र इतना ही मतलब है ताकि ये नए शरीर बनते रहें, ताकि मैं की जो जर्नी है स्वयं को एक्सप्लोर करने की, वो जर्नी की जा सके। तो इसमें स्त्री पुरुष का मतलब ही खत्म हो गया। तो तमाम चीज़ों को फिर वो जो हम कह रहे हैं यार इस सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, उसकी एंड टू एंड क्लैरिटी, उसके बारे में हमारे बहुत सारा है। तो हमारा आत्मा रहस्य में चला जाता है, हमारा ईश्वर रहस्य में चला जाता है, ये सृष्टि कहाँ से बनी ये भी रहस्य में चला जाता है। जब ये संसार ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका पार्ट हूँ, तो मेरे को करना क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जिंदगी हमारे पास नहीं है। बढ़िया। जो बातें मैं अभी कह रहा हूँ इनको खुलने में 7 दिन लगेगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ आपके पास उन सारे शब्दों के अपने मीनिंग रखे हुए हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं पहुँचेगा, उसके आजू बाजू कुछ पहुँचेगा या कुछ और ही पहुँच जाएगा, ऐसी भी संभावना है। पर आपने कहा तो मैंने फिर से कह दिया, ताकि ये 7 दिन हम किस इंटेंसिटी के साथ में, किस क्लैरिटी के साथ में कंटेंट को सुन पाएँ। तो यदि वही कहा जा रहा है तो इसकी ज़रूरत भी क्या थी? इसका मतलब उससे कुछ ज़्यादा कहा जा रहा है। कहने का तरीका भी अलग है। कहने का तरीका कैसा है? अभी तक कह रहे थे कि जो कहा जा रहा है उसमें मान लो, क्वेश्चन मत करो। यहाँ काम वाला नहीं मानने के लिए दम लगाओ, सच्चाई होगी तो टिकेगी। तो कंटेंट वाइज भी डिफरेंस आ गया, कहने के तरीके में भी डिफरेंस आ गया, जीने के तरीके में भी डिफरेंस आ गया। अभी तक हम परिवार में जीने की बात नहीं कर सक रहे थे।
हम बाई एजुकेशन उसको डिलीवर कर सकते हैं तो हम कह ही नहीं पा रहे थे। भाई धर्म को यदि इतनी अच्छी बातें हैं यार, धर्म को उसको लाओ एजुकेशन में। लेकिन जब भी आप एजुकेशन में लाओगे तो किसी भी क्लास में तो सभी धर्मों के बच्चे बैठे हैं, तो कौन से धर्म को पढ़ाओगे? सभी चिल्लाएंगे कि भैया हमारे वाला पढ़ाओ, तो आपस में एक नया कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसलिए ग से गधा पढ़ाना धर्मनिरपेक्ष। ग से गणेश जो है सांप्रदायिक हो गया, इसलिए गणेश को तो क्लास में नहीं ला सकते। तो यह हमारी मजबूरी है कि मानव के बारे हम जब भी बात करेंगे तो किसी इज़्म से कोई कंटेंट लेके आएंगे और वो इज़्म वाला कंटेंट सबको स्वीकार्य नहीं होगा। तो फाइनली फिर ये लगा कि तो इस अनुसंधान के माध्यम से मैंने कहा कि यदि अस्तित्व नियम पूर्ण है तो सच्चाई किसी की नहीं है, ये समझ में आया। कल जो मैंने बात कहने की कोशिश की कि सच्चाई ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना जैन की है, ना ईसाई की है, ना बौद्ध की है। सच्चाई सच्चाई है, नियम नियम है। उसको पहचानने का तमाम महापुरुषों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा जो कुछ भी प्रयास हुआ, जिस काल में देखो, कभी कभी मैं जैनिज़्म को मान लो देखता हूँ तो उस काल में हो सकता है संग्रह की और हिंसा की प्रवृत्ति रही होगी, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान सिंह इस पर दिया। तो किसी ये सिखिज़्म जब शुरू हुआ तो लड़ाई झगड़े बहुत थे, तो भाईचारा पे बहुत जोर दिया। तो अलग अलग समय की अलग अलग धर्म, अलग अलग देश काल परिस्थिति में उस समय की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ किया गया, तो उस समय उसकी आवश्यकता थी, किया गया। लेकिन फाइनली देखेंगे अब हम आ गए एक दूसरे के आमने सामने। कभी तो दूर दूर थे, अब आमने सामने आ गए तो चीज़ें अब तो हो गया, मेरे घर की बेटी आपके घर आ सकती है, मेरी बेटी आपके घर जा सकती है, झंझट शुरू हो गया। अब तो आप कितना भी करते रहो, बच्चे तो आपस में शादी करने के लिए निकल गए हैं। भी आपका बच्चा अमेरिका इंग्लैंड कहीं पढ़ने जाता है, वहीं कोई लड़की पसंद कर लेता है, आपसे कहाँ पूछता है, आपको तो बताता है आने का मन हो तो आ जाना, और क्या। तो ख़त्म हो गया। तो ये बच्चे ज़्यादा कल्याण करेंगे। जब ये कह रहे थे कि कभी कभी तो मैं ऐसे भी उल्टा सोच लेता हूँ, जब अपने गोत्र में शादी करने से दिक्कत होती है, भाई जैसे हिंदू परंपरा में अपने गोत्र में शादी नहीं करते, हम लोग गौशालाएं चलाते हैं, एक बुल को 3 साल 4 साल से अधिक एक गौशाला में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो उसके बच्चे आएंगे वो उससे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जेनेटिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा मानते हैं। तो यार तो और बाहर चले जाओ, देश के ही बाहर चले जाओ, धर्म के ही बाहर चले जाओ, है ना, और नया कुछ होने वाला है। तो ऐसे देखेंगे तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं, अब तो बच्चे कर ही रहे हैं। हम माने ना माने, अब तो शादियाँ इंटरनेशनल हो ही गई हैं, और वो कम से कम स्त्री पुरुष तक सीमित रह जाएं। वो तो उससे भी बाहर चली गई। अब उसको भी समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कि आज आप किसी चीज़ को डायरेक्टली सही गलत नहीं बोल सकते। तो इस बात की खूबसूरती क्या है, किसी भी चीज़ को नकारे बिना, किसी को भी कंडम किए बिना, गलत कहे बिना, हम सच्चाई को सीधा सीधा कह सकते हैं। और देखो खूबसूरती क्या है, खूबसूरती यह है कि जैसे जैसे ये कंटेंट आपको समझ में आएगा तो आप जिस भी धर्म से हैं आपका इस बात पे भी ध्यान जाएगा, यार हमारे में क्या लिखा है, एक बार इसको पढ़ के देखता हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा था। मैक्सिमम लोग हैं जिनके घरों में अपने मूल धर्म की पुस्तकें नहीं हैं। यहाँ सर्वे करके देख ले, कितने लोगों के घरों में जिस धर्म को आप मानते हैं उसकी मूल पुस्तक आपके घर में मौजूद है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 50% गायब। ठीक, कितने लोगों ने पूरी पढ़ी है, हाथ उठाओ। 50% और गायब। कितने लोगों ने पूरी समझी है, हाथ उठाओ। पूरी समझी है, अब 3 हाथ बचे। कितने लोगों का आचरण उसके हिसाब से है, सारे गायब। तो हर शिविर में यही सर्वे करता हूँ। तो बेकार हम झंडे उठाए घूम रहे, कुछ नहीं पता है। कोई तिलक लगा के आप हिंदू नहीं हो जाते, कोई चोटी रख के आप हिंदू नहीं हो जाते, रोज़ा रख के आप मुसलमान नहीं हो जाते। इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अगर हमने ये जीवन विद्या का पूरा समझ लिया, और भी मैं लोगों को सर्वे कर रही हूँ जो जीवन विद्या करें, उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन और ज़्यादा हो जाता है। कल जो मैंने शुरू में कहा, नेचुरली वो रिलीजन की जो नुआंसेस है, बारीकियां हैं, जो खूबियां हैं, खूबसूरती है, जो हम बच्चों को बोल नहीं पाते, वो अपने आप उस तरफ चले पड़ते हैं, खुद ध्यान जाता है। कल जो मैंने देखो कहने की कोशिश की, मैं वही कह रहा हूँ। मैं जो पहले दिन बोल रहा हूँ ये हो सकता है 1 साल बाद समझ में आएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जो कंटेंट की जो डेप्थ है
कहने में तो एक लाइन लगता है, लेकिन उस एक लाइन के पीछे हो सकता है 20 साल की मेहनत लगी है। आदरणीय नागराज जी जिनके माध्यम से अनुसंधान हुआ, वो तो उस परंपरा के थे, जब वो अमरकंटक आए हैं तब वो वेद में मंत्र लिखने के अधिकार से संपन्न व्यक्ति थे, साउथ की परंपराओं के हिसाब से। साउथ में परंपराएं आज भी जिंदा है, नॉर्थ में वैसा जिंदा नहीं है। तो आप समझिए किस कैपेसिटी का आदमी होगा, जिनके यहाँ शंकराचार्य को तैयार किया जाता था, उस कैपेसिटी के व्यक्ति। तो मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं जो कल जो मैं बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि देखो, यदि हमारा ध्यान, मैं कहता हूँ उसको दूसरा एग्जाम्पल लो। साइंस ने इस काम को बहुत अच्छे से किया, एजुकेशन ने इस काम को बहुत अच्छे से किया। आप किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, जेईई दे दो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। आपको मेडिकल में जाना है, नीट दे दो। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बंगाल यूनिवर्सिटी से हो, कि गुजरात यूनिवर्सिटी से हो, कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हो, कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो। आपको मेडिकल में जाना है, नीट दे दो। इंजीनियरिंग में जाना है, ये दे दो। आजकल वो क्या है, वो एडवोकेट वाला करते हैं, क्लैट बोलते हैं, क्लैट दे दो। अब कोई बोर्ड से रहो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। यदि हम ऐसा ही धर्मों की जगह में कर पाए होते, क्या जितनी भी फिज़िकल चीज़ें हैं उनका कोई ISI होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसकी कोई क्वालिटी के मापदंड होते हैं। आजकल तो ऑफिसेज और कंपनी के भी क्वालिटी के मापदंड होते हैं, ISO। तो ISI ISO क्वालिटीज़, फिज़िकल चीज़ों की क्वालिटी के मापदंड हमने बनाए हैं। हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम आदमी की क्वालिटी से है कि मशीन की क्वालिटी से है? झेल किसको रहे? झेल रहे आदमी की क्वालिटी को। तो आदमी का कोई मापदंड होगा कि नहीं होगा क्वालिटी का? तो जिस तरह से हमने मटेरियल की क्वालिटी के मापदंड बनाए हैं, उसी तरह से मानव की क्वालिटी का भी कोई मापदंड होने की ज़रूरत है कि नहीं है? अभी मानव की क्वालिटी क्या है? कितना कमाता है? ये क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? हमारे घर में जो हम सबसे पढ़े लिखे थे वो सबसे कम कमाए, जो सबसे कम पढ़े लिखे थे वो सबसे अधिक कमाए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी का काम किया। 500 करोड़ के मालिक, 10th पास। तो पैसे का आदमी की योग्यता से कोई खास लेन देन नहीं है। ठीक हो गया? पैसा कमाना एक अलग दुनिया है ना, ज्ञान कोई अलग दुनिया है। मैं जिंदगी भर तमाम आज हम जो काम कर रहे हैं उससे सरकारें बदल रही हैं, एजुकेशन बदल रहा है, समाज बदल रहा है। तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट से लेके और 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ तक के लोगों ने मेरे शिविर में कम से कम बैठ के 7 दिन शिविर किए हैं। इससे और क्या होगा? 22,000 करोड़ की फैमिली का माँ बाप कहता है, उसके दोनों फैमिली के बच्चे शिविर में आए, कहता मेरे बच्चों को इसी काम में लगा लो, मैंने बहुत जीरो लगा के देख ली हैं, कुछ नहीं निकला है। बाप कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ये जो काम कर रहे हो यही सही है। और मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ तो 200-500 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं, 1000 करोड़ से तो आदमी का स्टेटस शुरू होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे को 20 साल में इन तमाम ब्यूरोक्रेसी से लेके तमाम लोगों से बहुत व्यक्तिगत बात करने का मौका मिला है, और खूब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में भी और तमाम लोगों से बात करके इस बात को कह रहा हूँ कि जो मानव का जो मापदंड है, यदि वो मापदंड तय हो पाए, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, UHS, यदि ये UHS को हम इस दर्शन के माध्यम से पहचान पाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप जैन विधि से आए कि सॉफ्टवेयर तो हैं, ये सब सॉफ्टवेयर तो हैं, तो हम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, तो कोई एक व्यक्ति दूसरे प्रकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर ही सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैन विधि से आए कि बौद्ध विधि से आए कि आप अपना आजकल वो सदगुरु है ना, मान लो उन्होंने कुछ शुरू किया और वो श्री भाई, आप कोई भी विधि से आए, आपने कोई भी साधना, आप कितना % मानव बने? आप कितना % मानव हुए? अल्टीमेटली तो जो जर्नी है वो तो रिजल्ट है, वो तो इस बात का है आप कितना % मानव हुए। तो हमको ये भी एक अंदाज़ा होगा यार किस प्रोसेस से चलने से रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं। तो कल जो मैंने बात करने की कोशिश की कि यदि सृष्टि अपने आप में नियमपूर्ण है
और ज्ञान किसी देश, व्यक्ति या स्थान के साथ बंधा हुआ नहीं है, उसी ज्ञान को, उसी नियम को समझने की कोशिश तमाम स्पिरिचुअलिटी और धर्म हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे को इन सारे धर्मों में कन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं देगा, इन सारे प्रोसेस, फिर कहाँ गैप्स रह गए हम उसको भी पहचान पाएंगे, कहाँ अच्छी बातें हुई हैं उसको भी पहचान पाएंगे। ये तमाम, जिस तरह से एटम के 6 मॉडल आए, उस तरह से उस सच्चाई को, जो एक सच्चाई है, जो प्रकृति का नियम है, उस सच्चाई को समझने के 10 मॉडल हमारे पास हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, 12 आ गए, 15 आ गए। फिर एक शोध का विषय रहेगा कि किस जर्नी से, किस प्रोसेस से मानवीयता का रिजल्ट, जो इंसानियत का रिजल्ट है, वो बेहतर प्रोड्यूस हो रहा है। घर में बच्चे क्यों सम्मान नहीं कर रहे हैं? सुबह आप उठ के आप पूजा करते हो, उसके बाद 1 घंटे बाद आप उटपटांग भाषा में बात करते हो, आप घर में झगड़ा करते हो। बच्चे कैसे मानेंगे कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो? भाई यदि बच्चे मेरी पूजा को देखते हैं कि मेरे आचरण को देखते हैं? बच्चे आचरण को देखेंगे कि पूजा को देखेंगे? वो तो आचरण देख रहे हैं। इसका मतलब यदि बच्चों को हमारा आचरण श्रेष्ठ दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारी पूजा को नकार देंगे। यदि आउटपुट ठीक नहीं आया, यदि फ्रूट ठीक नहीं आया, तो वो रूट को नकार देगा कि ये सब प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। और फ्रूट एक ही है कि मानव में मानवीयता कितना आया, मानव में इंसान में इंसानियत कितनी आई। इंसानियत को नापने के लिए कोई पैरामीटर बन गया तो सारे धर्मों का अध्ययन एक शोध ग्रंथ के रूप में होगा, एक रिसर्च के रूप में होगा। फिर कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्मों को देखेगा, इसमें क्या लिखा है सच्चाई के बारे में। क्या लगता है? तो एक बढ़िया लाइन है, बिना समझे किसी चीज को स्वीकारने का भी कोई मतलब नहीं है, बिना समझे किसी चीज को नकारने का भी कोई मतलब नहीं। हम फॉलोअर होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, किसी का विरोध करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम तो जिंदगी को पाने के लिए पैदा हुए हैं, जिंदगी को बांटने के लिए पैदा हुए हैं। तो कोई धर्म की दुकान चला रहा है, हम उसमें शामिल हो गए हैं। कोई राजनीति की दुकान चला रहा है, हम उसमें शामिल हो गए हैं, है ना। अपनी दुकान तो है ना। तो इस सब से फाइनली निकल तो कुछ नहीं रहा ना। मैं कहता हूँ पूछो 60 के बाद ज़िंदगी से क्या हाथ में आया, ज़िंदगी भर क्या कमाया, इसका पता चलता है 60 के बाद। उसके पहले तो शरीर का जलवा है, पैसे का जलवा है, पद का जलवा है ना। ये सारे जलवे 60 तक, 60 के बाद भी कुछ बच गया 70 में पूछ लेना। बढ़िया। तो कुछ नई घटना घटने वाली है, कुछ नई चीज़ सामने आने वाली है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सच्चाई ना नागराज जी की है ना। और यदि इस अनुसंधान से भी वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं हुई तो एक और अनुसंधान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और उसका क्रॉस चेक क्या होगा? क्रॉस चेक एक ही है कि मुझ में सुकून आ जाए, मेरे परिवार में सुकून आ जाए, समाज ठीक से चल जाए, ये सरकार ठीक से चल जाए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। इससे बढ़िया खुली बात और क्या कर सकते हैं बताओ? बढ़िया, एप्रिशिएबल है। चलो जोरदार तालियां हो जाए। तो अपन कुछ रास्ते नहीं है आज हमारे पास। एक ही परिवार में एक भाजपा को, एक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम में आ गए। एक ही परिवार में, एक ही परिवार में किसी की मान्यता ऐसी है, किसी की। अब तो जूझ अपने ही परिवार में रहे ना, बाहर थोड़ी प्रॉब्लम है। मार तो अपने बीच अपने घर में खा रहे हैं। तो ये व्यवहारिक सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ना ये भौतिकवाद है उस सेंस में कहेंगे, तो ना ये अध्यात्मवाद है। यदि सही सेंस में कहेंगे तो ये व्यवहारवाद है। व्यवहार कैसे किया जाए, और व्यवहार के लिए किसी ज्ञान की ज़रूरत है। उसमें हो सकता है स्पिरिचुअलिटी भी आ जाएगी और उसमें भौतिकवाद भी यदि समझने के ढंग से, उसमें दोनों आ जाएगी। चलिए, तो थोड़ा सा पेमेंट भी हो जाए। कल दिन भर की चर्चा में यदि 2 लाइन में कहा जाए तो मैंने क्या कहने की कोशिश की? हाँ जी, माइक पीछे दीजिए, आपका परिचय भी कर दीजिए। आप उद्धव राठौर जी हैं और चंद्रपुर से हैं, और 10-12 साल तो आपको हो गए होंगे। माइक। हेलो हेलो, आ रहा है ना?
हाँ हाँ 20 साल हो रहा है भैया। 20 साल हो गए, अरे बाप रे, तो अब तो काफ़ी पुराने। केवल इसलिए हैंड रेज किया। व्यवहार जो है ना इधर पैसे की लेन देन को बोलते हैं, खासकर महाराष्ट्र क्या में। चीज़? पैसे का जो लेन देन होता है उसको व्यवहार बोलते हैं मराठी बहुत में। तरीके बहुत गड़बड़। इतना ही ध्यानाकर्षण था, बाकी कुछ ये महाराष्ट्र और गुजरात आजू बाजू लगे हैं। हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना, जब मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, जैसे गुजराती में जब मैं समाधान बोलता हूँ तो उसका नाम समझौता होता है, तो वहाँ बार बार समझण समझण बोलना पड़ता है कि भाई मैं समझौता नहीं बोल रहा हूँ। और है ना? इधर महाराष्ट्र में समाधान मतलब अल्प में संतोष कर लेना है। अच्छा, वो भी समझौता ही है। ये अल्प आजू संतुष्टि। बाजू लगे हैं ना, हाँ, वही हाँ, फर्क है। हाँ, हाँ। वही। हाँ, तो यहाँ जब मैं समाधान बोलता हूँ तो उसका मतलब है एग्जिस्टेंशियल पेरिनियल सॉल्यूशन। प्रकृति का जो नियम है वो जैसा है उसको वैसे समझने का नाम समाधान है। जिंदगी की हर प्रॉब्लम के प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन का नाम समाधान है। फिर चाहे इलेक्शन कैसे होगा ये भी एक प्रॉब्लम है, परिवार में संबंध कैसे चलेंगे ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे घर में साधन, भौतिक साधन ठीक ठाक रहें ये भी एक प्रॉब्लम, तो इसका भी सॉल्यूशन। तो प्रकृति में जो सच्चाई है ना, जो हम कह रहे हैं कि अस्तित्व नियमपूर्ण है, अस्तित्व के नियमपूर्ण होने की समझ का नाम समाधान है। बढ़िया। तो भैया जो पुराने लोग हैं ना, वो कहाँ कहाँ मिसफायर हो रहा है, तो मैं 7 दिन समाधान बोलते रहूँगा, गाड़ी कहीं और पहुँच जाएगी। तो ऐसा ना हो, जो पुराने लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पे मिसफायर हो रहा है, ताकि मेरे को बता दोगे तो मैं ध्यान रख पाऊँगा। चलो, कल की एक लाइन, दिन भर में एक लाइन क्या बोला? हाँ जी, माइक दीजिए पीछे, एक माइक आगे एक माइक पीछे। परिचय आपका बोल दीजिए। विलास भोयर। माइक ऑन नहीं है आपका। हाँ, विलास भोयर, यवतमाल से हूँ। जी। अति उच्चतम जीवन बने, ऐसा कुछ कहा? हाँ जी, ऐसा कह रहे। थैंक यू। हाँ जी, और कोई आगे दीजिए माइक। तो देखिए, अभी आपको कल की चर्चा से ये ध्यान में आ गया कि ये प्रोसेस कैसा है ना। तो ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, हम लगातार संवाद करेंगे, इसलिए लगातार आप अपने आँख नाक कान सब खुले रखिए, ताकि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आप तक ठीक से पहुँचे और हम अच्छे से बात करें, ताकि रिजल्ट हमारा 7 दिन में हम कहीं अच्छी जगह पहुँचेंगे। जी। कल की इसमें से एक ही लाइन से कहना है कि संसार में सब परिवर्तनशील है और आदमी वो परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा सोचकर अपना जीना जी रहा है कि संसार में ये सब चेंज इज़ परमानेंट, और वो खुद को समझता है कि जैसे ज़िंदगी ये अपना ये जो है ना, ज़िंदगी का परिवार ये है। देखो, मैं कुछ भी कहता हूँ, आपके पास वही रहता है जो आपके पास पुराना था। मैंने कल भी इस बात को स्पेसिफिकली कहा है, जब लोगों में ये बोला जाता है कि सब कुछ बदल जाएगा, तो ये गलत है। जड़ संसार में सब कुछ बदल रहा है, ये सही है। तो क्या बदलेगा? शरीर बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आदमी की मूल चाहत नहीं बदलती। जो मैं के अंदर क्रिया है वो लगातार चालू ही रहती है। जब हम सशरीर रहते हैं तब भी ये सोचना विचारना चालू रहता है, कल्पनाशीलता का। और ये कल्पनाशीलता तो शरीर में है कि जीवन में है? धीरे से इसको समझेंगे। कल्पनाशीलता शरीर में नहीं है, ब्रेन में नहीं है, फाइनली वो जीवन में है, ब्रेन पे प्रोसेस होती है। इस अंतर को भी हम समझेंगे, लेकिन ये मैं में ही होता है। इसलिए सशरीर रहे कि बिना शरीर रहे, यदि मैं है, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ, आपको मानने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ये जिस चीज़ के बारे में आपकी असहमति हो, मैं कुछ बोलता हूँ और आपकी असहमति है, तो आप नीचे लिख दीजिए कि मैं अभी सहमत नहीं हूँ। क्या करेंगे? उस पर झगड़ा करेंगे कि कुतर्क करेंगे? उस पर चर्चा करेंगे। कुतर्क क्यों करेंगे? उस पर संवाद करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सच्चाई यदि एक है, वो ना मेरे कहने से बदल जाएगी, ना आपके कहने से बदल जाएगी, ना किसी और के कहने से बदल जाएगी। अच्छी बात यह है, तो सच्चाई कोई तो है,
और सच्चाई समझ में आ गई है, इसका प्रमाण क्या है? वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। आचरण, ज्ञान का प्रमाण आचरण ही है और अपने परिवार में ही पता चलेगा, तो हम क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो इसका मतलब है, जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो सब कुछ का मतलब नहीं, जड़ संसार परिवर्तनशील है, चैतन्य संसार नहीं बदलता है, वो अमर है। नियम नहीं बदलता है, वो अमर है। नियम का जो आधार है, वो नियम आ कहाँ से रहा है, वो भी नहीं बदलता है, ये भी नियम है। तो इसको चर्चा करेंगे जी। हाँ जी, और बोलिए। मानव निरंतर सुखी होना चाहता है और निरंतर सुख कैसे मिलेगा, ये प्रस्ताव में बताया गया है मध्यस्थ दर्शन में, ये हमको जांचना है। चलो, अच्छी बात है, ये भी ठीक है। और हाँ जी, हाँ, गुड। तो ये आपने समस्या को बोल दिया है ना। अब मैं उम्मीद करूँगा कि कोई समाधान को भी मराठी में समाधान, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? उकर, उद्धव भाई, समाधान को क्या बोलेंगे मराठी में? क्या मेरी जानकारी के लिए बता दो। उकल, समाधान जो है ना, कॉमनली यूज करते हैं अपन। माइक दीजिए, माइक पीछे माइक दीजिए। समाधान बरोबर आहे सर, समाधान ही होता है। जैसे कि समाधान कुछ होता ही नहीं, ऐसा जो एक है कि किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं होता, केवल आप अभी सहमत हो गए क्या, इतने ही लेवल को समाधान, मतलब खा के सहमत हो, समाधान हो गए, मकान बांध के समाधान हो गया, ऐसे लेवल पे ही चलता है पूरा, ठीक है ना, एकदम अपन जो, और मतलब आप सेटिस्फाई हो गए हैं क्या। तो जिस आधार पर, तो हम लोग तो शिविरों में समाधान ही बोलते हैं, पर पहले उसको ठोक बजा के बोलते हैं कि ये समाधान वो वाला नहीं है, इसको हम पूरी अस्तित्व में, समाज में, वो जो योजनाओं के अनुसार जो आएगा तो वो है समाधान। और स्वयं में तृप्ति की जो एक निरंतरता है, डिफाइन ही करते हो ऐसा, हाँ। लेकिन मराठी में कोई इक्विवेलेंट शब्द है समाधान का? अभी तक तो भैया वैसा नहीं आया, मतलब उस समाधान को उस सेंस में नहीं, वो सेंस ही नहीं है, वो सेंस नहीं। हाँ। और हिंदी में भी उसको परिभाषित ही ऐसा कर ही रहे है, हैं। हाँ। हिंदी में भी परिभाषित ही कर रहे हैं। हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जी जी, आइए। चलिए, कोई बात नहीं, तो क्लैरिटी होगी मैं सोचता हूँ इतने में। तो मैं फिर से भाषा बोल देता हूँ। ये अस्तित्व नियम पूर्ण है, उस नियम पूर्ण अस्तित्व की समझ का नाम समाधान है, एक भाषा। और हमारी जिंदगी में हर डायमेंशन में हम प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन के साथ में जी सकें, समस्याएं जिंदगी में कभी ना रहें, जिंदगी से भय, समस्या, अभाव, इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाएं, इसका नाम समाधान है। जिंदगी में सुख, शांति, संतोष, आनंद की निरंतरता हो जाए, इसका नाम समाधान है। ठीक, तो जब मैं समाधान बोलूंगा तो उसका मीनिंग इतना बड़ा होगा। हाँ, नियमों का एप्लीकेशन, बढ़िया। तो अस्तित्व नियम पूर्ण है, उसकी समझ का अप्लाइड पार्ट का नाम समाधान, बिल्कुल, ये ज़्यादा अप्लाइड पार्ट का नाम समाधान। ठीक है, धीरे धीरे और खुलेगा। चलिए, तो देखो, समस्या की बात आपने कही कि अभी हमारी समस्या क्या है? अभी हमारे भाव और विचार में लगातार परिवर्तन होते रहता है, और वो परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव है कि नेगेटिव भी है? और उम्र बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव ज़्यादा है कि नेगेटिव ज़्यादा है? जोर से बोलो, नेगेटिव ज़्यादा है। ये समस्या है। सॉल्यूशन क्या निकला? इसका सॉल्यूशन क्या निकला? कितने लोगों का ध्यान इस बात पे चला गया कि इसका सॉल्यूशन कल बोला गया और मेरे ध्यान में आया, मैं पूछूंगा नहीं? कितने लोगों को ये ध्यान में आया कि सॉल्यूशन कल बोला गया और मेरे ध्यान में भी आया है ना? कितने लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन मेरे ध्यान में आया है? हाथ उठाइए। अच्छा,
कितने लोग बोल सकते हैं, संकोच बिल्कुल ना करें, कितने लोग बोल सकते हैं कि नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोला गया है समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए, संकोच ना करें। ठीक है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाएं। मैं फिर से 2 मिनट में रिपीट करूंगा, और इस बात को ठीक से पकड़ लेना इसलिए जरूरी है कि अगले 7 दिन हम लगातार, 6 दिन हम लगातार यही काम करेंगे, है ना। तो यदि वो लॉजिक आपके पकड़ में आ जाएगा तो फिर आप खुद उसको हैंडल करने लगेंगे। इसलिए मैं शिविर के शुरू में इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, वो टेक्निक समझ में आ जाएगी। तो क्या बोला कि भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। यदि मेरे को भाव और विचार बनाने की फैक्ट्री हाथ में आ जाए तो मेरा सुख दुख मेरे हाथ में आएगा कि नहीं? तो ये वो चाबी है जहां मैं मेरे भाव और विचार को हमेशा वो कैसे सुखदायी रहेगा मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक, क्या? तो कल की चर्चा में एक बात ध्यान में आ गई कि भाव और विचार बदलते हैं, क्योंकि भव कैसा है? भव मीन्स होना, भव मीन्स होना। होना क्या है? शरीर। होना क्या है? शरीर। तो यदि शरीर परिवर्तनशील है इसका मतलब भव परिवर्तनशील है, इसका मतलब भाव परिवर्तनशील रहेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया कि एक बच्चे के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो स्वीकृति थी कि मेरे को इसको खिलाना है, पिलाना है, लिखाना है, पढ़ाना है, कोई समय के बाद ये सारे कोर्स खत्म हो गए। अब आपकी स्वीकृति क्या चीज के लिए है? तो हम बेरोजगारी होते जा रहे हैं, क्योंकि जो फिजिकल लेवल की चीजें थी उसके लिए वो योग्य हो गया। तो कल तक जो भाव था खिलाने का भाव, अब वो भाव नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है सामने वाले को आपकी। और अपने खुद के लिए भी ये भाव बदलते रहते हैं। क्या बोला? शरीर के धरातल पर सबकी समझ कैसी? अपनी अपनी, अलग अलग। यहीं फंसे हैं ना। क्यों सबकी अपनी अपनी समझ है? क्योंकि इंद्रियों से सुखी होने का जुगाड़ सबका एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। रूप बल धन पद के आधार पे सम्मान पाने का आधार सबका एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? बस। तो शरीर के धरातल पर हम अलग अलग रहेंगे और ये परिवर्तनशील है ना। इसलिए भाव और विचार हमेशा परिवर्तनशील। तो ये हमारा समस्या का वर्णन हो गया कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। सॉल्यूशन क्या है? यदि भव की स्वीकृति भाव है तो भाव कैसा हो कि स्वीकृति हमेशा बनी रहे? तो भाव कैसा हो, भव कैसा हो, होना कैसा हो? होना कैसा हो? निरंतर। निरंतर। तो नियम निरंतर है, सिंपल। तो यदि मेरी स्वीकृति शरीर के लिए है तो शरीर बदल रहा है, स्वीकृति भी बदल रही है। यदि मेरी स्वीकृति नियम के लिए है, यदि मेरी स्वीकृति नियम के लिए है, अब नियम बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो भाव बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो भाव बदलेगा? नहीं बदलेगा। बस इतना ही काम, खत्म। 6 दिन में क्या करना है? अब 6 दिन में इतना ही काम करना है। इस पूरे अस्तित्व में ना बदलने वाली चीज कौन कौन सी है, बस उसको पहचान लेंगे। उसको पहचान लेंगे तो जो बदलने वाली चीज है उसके लिए भी स्वीकार्यता आ जाएगी। कल जो मैंने कहा कि जैसे मेरे को पता चलता है कि मैं नहीं मरता, मैं हूं ही, तो फिर मेरे अंदर से मरने वाला फियर नहीं रहेगा। फिर शरीर बदल भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? जो कल का आपका क्वेश्चन था, देखो आपके लिए बहुत एप्रिसिएशन है कि आपने अपने दिल की बात को ठीक से कहा। इसलिए पूरी सभा में सबको बोल रहा हूं, जो आपके दिलों में है, सालों से दबाए हुए हो, मौका है, जब भी मौका मिले उसको बाहर ले आओ।
जैसे ही आप उसको फ्लोर पे ले आते हो आप हल्के हो जाओगे। पहला काम है हल्का होना, दूसरा काम है समाधान पाना, सॉल्यूशन पाना, है ना। तो पहले हल्का होने का काम तो किया जाए। तो जब जब आपको मौका लगता है तो आप अपनी जिंदगी की शेयरिंग फ्लोर पे लेके आए, उससे हमारे शिविर की गहराई बढ़ेगी, उससे हमारे समझने का डेप्थ बढ़ेगा, है ना। तो कल जैसे आपने कहा कि वो मेरे को गायनिक होना था, लेकिन वो उसके बावजूद भी कोई बहुत शिकायत नहीं है, फिर भी वो ध्यान तो है कि गायनिक होना था। इसका मतलब क्या है? तो मेरी पहचान कहाँ से है? जो मैंने शुरू में पॉइंट लिखा कि हमारे पास मेरी पहचान का निरपेक्ष आधार नहीं है, यही पॉइंट है आपका। पहले प्रॉब्लम के रूट पकड़ लें, और वो हम सबके साथ है कोई ना कोई। मेरी पहचान का निरपेक्ष आधार मेरे पास नहीं है। अभी मेरी पहचान गायनिक है, मेरी पहचान इंजीनियर है, मेरी पहचान डॉक्टर है। ये मेरी पहचान है कि मेरे द्वारा एक स्किल का एक्सप्रेशन है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो आज भी है, जिसने अपनी जिंदगी में 36 बिजनेस किए हैं, 30 बिजनेस किए हैं अलग अलग डायमेंशन के। अब इसका मैं ही आदमी आपके सामने बैठा हूं, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं कंप्यूटर्स में काम किया, लेकिन मैं अभी कंप्यूटर से काम नहीं करता हूं। तो कितने लोग हैं जो अपने फील्ड का काम नहीं करते हैं? आज तो लगभग ये ट्रेंड बन गया है कि जो व्यक्ति जिस एजुकेशन को ले रहा है वो काम कुछ और ही कर रहा है, वो एजुकेशन का काम नहीं कर रहा है ना। पूरा टॉप ब्रेन आईआईटी मुंबई जाता है और सारे आईआईटी वाले फाइनेंस में चले जाते हैं, वो जाके किसी बैंक में बैठ रहे हैं क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूं तो बहुत संभावना है कि मैं मैकेनिकल का काम नहीं कर रहा हूं, या सारे आईटी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं जो प्रोफेशन है, अभी मेरी पहचान कहां से है? यदि शरीर से मेरी पहचान है तो प्रोफेशन से मेरी पहचान है। और जैसे मेरी पहचान का सेंटर बदला, सेंटर क्या बदला कि मैंने अपने आप को मैं से पहचानना शुरू। मैं तो शरीर नहीं हूं ना, ये शरीर तो कल मरने वाला है। ये शरीर 40 साल 50 साल पहले 60 साल पहले मिला था और अगले 20 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। मैं 60 साल पहले भी था और मैं 50 साल बाद भी रहूंगा। ये जो मैं हूं, जैसे मेरे को इस मैं का पता चलता है, उसके साथ मेरा जो एसोसिएशन है, शरीर के साथ वाली पहचान के साथ जो मेरा एसोसिएशन था, वो एसोसिएशन अपने आप डाइल्यूट हो जाता। आज की डेट में मेरी पहचान इंजीनियरिंग से है, मैं भूल ही जाता हूं कि मैंने कभी इंजीनियरिंग किया था, क्योंकि मेरी पहचान इंजीनियरिंग से नहीं है। तो जैसे मेरी पहचान, निरपेक्ष पहचान का आधार मेरे को मिलता है, मैं अपने आप को, है ना, जैसा हूं, जिस स्वरूप में हूं, कंप्लीटली उसको मैं पहचानने की जगह में आता हूं अपने आप वो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है भूलने के लिए। जो मुझको पाना है, जो मैं हूं, केवल उसको समझने के लिए आगे बढ़ना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो किसी नेगेटिविटी को भूलने की कोशिश नहीं करना है, कोई चीज को, नेगेटिव को छोड़ने की कोशिश। तो यहाँ कुछ भूलना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है ना। केवल जो बचा हुआ है, जो मैं हूं ही, है ना, केवल जो बचा हुआ है, जो मैं हूं ही, जो मैंने नहीं पहचाना है, जो कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, केवल उसको मेरे को पहचानना है, बाकी सब अपने आप सेट हो जाता है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, जिंदगी सरल है, सहज है। हाँ, जो कुछ कुंठाएं मैंने अब तक की शरीर यात्रा में पाली हैं, जो कुछ भी नेगेटिविटी मैंने इकट्ठा किया है, उससे निपटने में एक समय लगता है, क्योंकि वो मेरे थॉट प्रोसेस में एक पैटर्न बन जाते है टेक्निक, समय आने से हो जाए। टेक्निक नहीं है, पूरा साइंस है। उससे नहीं हो रहा है। ये तमाम, गुस्सा आए तो मंत्र जप लेना, गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लेना, तो बाल्टी में भी डूब जा तो भी गुस्सा आएगा। ये टोटके नहीं चल रहे हैं, जिंदगी में टोटके काम नहीं आ रहे हैं। ऐसा, चलिए आगे बढ़े। गुड, शानदार। तो देखो, कल जितनी बात हमने की थी उसको पूरा कर लेते हैं। तो कल हम यहां पहुंचे थे कि बेसिकली मैं जीना चाहता हूं, और जीने का मतलब है कि मैं भाव और विचार को जी रहा हूं। जीने का बड़ा हिस्सा देखें,
ज़्यादा समय हम लोगों से बात कर रहे हैं कि ज़्यादा समय अपने आप से बात कर रहे हैं? फिर कम से कम 12 घंटे तो है ही है, मैं चुप ही रहता हूँ। शाम को 9 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक 8-7 घंटे तो हमारा ऐसा है जब हम सो रहे हैं या अपने ही साथ हैं। और दिन भर भी कौन दिन भर बोलते ही रहते हैं मेरे को छोड़ के। और मैं भी शिविरों में ही तो बोलता हूँ, बाकी समय चुप रहता हूँ। घर में कौन बोलता है? नहीं, मैं बोला घर में कौन बोलता है? घर में तो वही बोलती है, मैं थोड़ी बोलता।